देखिए, किसी भी चुनाव क्षेत्र की सियासी नब्ज पकड़नी हो तो राय मशवरे से काम नहीं चलता, आंकड़ों की तह तक जाना पड़ता है। आज हम AC 51 भद्रवाह के जनादेश का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर असल में हमें क्या कहानी सुनाते हैं। चिनाब घाटी में बसा भद्रवाह ये सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद जगह नहीं है। ये पहाड़ों, वादियों और अलग अलग समुदायों से बनी एक जीती जागती जगह है और इसका अपना एक खास सियासी मिजाज है। और यही बात इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। भद्रवाह एक स्विंग सीट है, मतलब यहां वोटरों की वफादारी बदलती रहती है और चुनावी नतीजे कभी भी एक तरफा नहीं होते। यहां जीत को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता, हर बार उसे कमाना पड़ता है। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इस क्षेत्र की चुनावी अस्थिरता को देखेंगे, फिर निष्ठाओं के बदलाव को समझेंगे और जनादेश के गणित को सुलझाएंगे। इसके बाद लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, भद्रवाह के लिए एक मुमकिन रास्ते पर चर्चा होगी और आखिर में हम प्रतिनिधित्व की असल जिम्मेदारी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज को समझने के लिए हमेशा अतीत की आवाज सुनना जरूरी होता है। पिछले 40 सालों के चुनावी आंकड़े हमें भद्रवाह की बदलती सियासत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सब ने यहां जीत का स्वाद चखा है। सत्ता का ये लगातार बदलना ही इस सीट के मिजाज का सबसे बड़ा सबूत है। फिर आया साल 2014 और एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। मतदान में एक जबरदस्त उछाल आया, लगभग 80%। ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रही NDA की लहर का सीधा असर था, जिसका प्रभाव यहां के नतीजों पर भी पड़ना ही था। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात है। इतने ज्यादा मतदान के बाद भी 2014 में जीत और हार का फासला बहुत ही मामूली था, सिर्फ 2% से कुछ ही ज्यादा। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कांटे का था और हर एक वोट की क्या अहमियत थी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि चुनाव में क्या हुआ, ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्यों हुआ। चलिए अब जरा चुनावी आंकड़ों के पीछे छिपे उन पैटर्न्स को समझते हैं जो असल में नतीजों की दिशा तय करते हैं। ये टेबल एक बहुत ही साफ ट्रेंड दिखाती है। पिछले 2 दशकों को देखें तो बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2002 में जो करीब 20% था, वो 2024 तक आते आते लगभग 49% हो गया। ये एक धीमी लेकिन लगातार हुई बढ़त है। तो फिर सवाल उठता है कि लगातार बढ़ते वोट शेयर के बावजूद 2024 में बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। जवाब छिपा है गठबंधन की राजनीति में। 2014 में विपक्ष के वोट बटे हुए थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन 2024 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गए और सारा समीकरण ही बदल गया। और देखिए, वोटिंग का ये उतार चढ़ाव सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वोटरों के मिजाज का बैरोमीटर है। 2014 का रिकॉर्ड तोड़ मतदान एक लहर की वजह से था, लेकिन बाकी सालों में जो औसत मतदान रहा वो ये दिखाता है कि जब कोई बड़ी लहर ना हो तो नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। ये इस बात को साबित करता है कि हर चुनाव में वोटर को बूथ तक लाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये सारे आंकड़े, वोट शेयर, गठबंधन का गणित, वोटिंग प्रतिशत, ये सब हमें बताते हैं कि जीत या हार कैसे हुई, लेकिन ये नहीं बताते कि एक वोटर आखिर क्यों वोट देने जाता है। उस क्यों को समझने के लिए हमें चुनावी गणित से आगे बढ़कर लोगों की जिंदगी के बही खाते को देखना होगा। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है ना। चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, इसका असली मकसद तो वोट देने वालों की जरूरतों को पूरा करना है। तो फिर वो जरूरतें हैं क्या? जमीनी हकीकत इन मुद्दों में दिखती है। हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कों का इंतजार, पानी और बिजली की कमी से जूझते घर और अपने भविष्य के लिए रोजगार की तलाश करते नौजवान। चाहे वो पशुपालकों और किसानों की आजीविका का सवाल हो या फिर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत, ये मुद्दे सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं। ये भद्रवाह के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की वो चुनौतियां हैं जिनका हल वो हर चुनाव में तलाशते हैं। और जब लोग अपनी चिंताएं सामने रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो ये लोकतंत्र का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। इसके लिए नागरिक का सम्मान और प्रतिनिधि की ओर से गहरी जिम्मेदारी की जरूरत होती है। ये एक तरफा नहीं हो सकता। तो इन सभी आंकड़ों और शिकायतों का विश्लेषण करने के बाद एक असरदार शासन और चुनावी जीत के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? चलिए अब हम समस्या के विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो किसी भी नेता के लिए जो इस क्षेत्र का भरोसा जीतना चाहता है, रास्ता क्या है? ये आंकड़े एक 5 सूत्रीय रणनीति की तरफ इशारा करते हैं।
संगठन को बिल्कुल जमीनी स्तर पर मजबूत करना, लोगों की असल शिकायतों का तय समय में समाधान करना, जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखना, विकास का एक साफ संदेश देना और किसी भी तरह की गलत जानकारी का तुरंत जवाब देना। इसे हम कह सकते हैं गवर्नेंस पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या गवर्नेंस आरओआई। मतलब राजनीतिक काम कोई खर्च नहीं, बल्कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए एक निवेश है। हर पूरी हुई परियोजना, हर सुलझी हुई मुश्किल इस विश्वास को और मजबूत करती है। लेकिन एक कामयाब रणनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। इसका असली मकसद उस बुनियादी फर्ज को पूरा करना है जो हर चुने हुए पद के साथ आता है, और वो है प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी। आज के डिजिटल दौर में ये याद रखना बेहद जरूरी है कि वोटरों से किसी भी तरह का संवाद करते समय उनकी गोपनीयता का सम्मान हो और उनकी सहमति ली जाए। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि भारत के डेटा संरक्षण कानून का एक केंद्रीय सिद्धांत भी है। और आखिर में ये विचार हमें लोक सेवा के गहरे मतलब की याद दिलाता है। असल शक्ति का पैमाना ये है कि उसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए कैसे किया जाता है जिनके पास वो शक्ति नहीं है। और यही हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। भद्रवाह जैसे इलाके में जहां सियासी वफादारी हमेशा बदलती रहती है, क्या सिर्फ और सिर्फ शासन के प्रति एक ईमानदार और लगातार प्रतिबद्धता ही वो एकमात्र स्थायी सहारा है जो जनता का विश्वास जीत सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 840 42 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।